एवरीवन, आज हम कुछ नया देखने वाले हैं, समथिंग डिफरेंट। ओके, सो आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ थम्स अप। आई वांट टू टेल यू दैट इट इज़ अ नथिंग बट वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे थम्स अप मार्केट में आया, लॉन्च करने के पीछे का राज, कैसा उसका रिसर्च रहा लॉन्च करने से पहले, क्या उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ओके, क्या उसका एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है, ओके, उसके बाद में उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे। तो अब हम देखते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ थम्स अप। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। थम्स अप लॉन्च हुआ 1977 में। ओके, लॉन्च होने के पीछे का रेज ये था कि उस वक्त अमेरिकन कंपनी जो कोको कोला थी उसने इंडियन मार्केट से विड्रॉ किया ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। क्योंकि उस वक्त का जो माहौल था वो कुछ ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ देसी चलेगा, तो उसको विड्रॉ करना पड़ा, वो अमेरिका चला गया। अब इसके बाद जो कोला मार्केट था इंडिया का वो पूरा खाली था। ओके, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी। तो इस टाइम पे जो रमेश चौहान एंड ब्रदर विथ प्रकाश चौहान had decided to launch a brand new सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, लेकिन इनकी जो राह थी उतना आसान नहीं थी। ओके, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये कुछ और ब्रांड चलाते थे जैसे कि सोडा, लिम्का, गोल्ड स्पॉट। उस टाइम में भी ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हुआ करते थे। ओके, फिर इनका जो मेन मोटिव था, ओके, वो था सबसे पहले रिसर्च की तरफ। इन्होंने डिसाइड किया लॉन्च करने से पहले हम बेटर एक रिसर्च करते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रिसर्च में निखर के आएगी वो आएगा उसका टेस्ट। क्योंकि अगर आप कुछ भी लॉन्च करोगे तो वो शायद से इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने परखा है कि जो इंडियन जो टेस्ट, जो एक भारतीय को क्या टेस्ट चाहिए। ओके, तो जो इनके जो रमेश चौहान है उन्होंने सोचा एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया जाए जो थोड़ा फिजी हो, थोड़ा स्पाइसी हो, थोड़ा कुछ अलग हो, डिफरेंट हो। और आप कभी अगर आपने थम्स अप को ट्राई किया है तो बिलीव करो आप कहोगे कि ये पेप्सी और कोको कोला से टोटली डिफरेंट है। आप अगर एक बार थम्स अप पीते हो तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अगली नेक्स्ट टाइम भी थम्स अप ही रिकमेंड करेंगे। तो इसके पीछे क्यों है ऐसा? बिकॉज जो रिसर्च था वो बहुत अच्छा था और कहीं ना कहीं लोग कामयाब हो गए वो एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, जिसको जो इंडियन मार्केट वेट कर रहा था। लेकिन जब बनाते वक्त जो रमेश चौहान थे उन्होंने ये सोचा कि इसका नाम हम रखेंगे थम्स, THUMBS, थम्स अप। लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं और इन्होंने इसका नाम रखा थम्स अप, यानी THUMSUP। ओके, अब बिलीव करो जो थम्स अप था कहीं ना कहीं ये 80s में इसका एक मोनोपोली था मार्केट में। ये लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी जो कोको कोला था वो मार्केट से डिसअपियर हो गया था ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, वो डिसअपियर हो गया था, तो कहीं ना कहीं इसने काफ़ी इंजॉय किया मोनोपोली। लेकिन कहते हैं ना, आपका एक वक्त होता है, वक्त के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संभलना चाहिए या थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखना पड़ता है। तो इतना आसान थम्स अप के लिए भी नहीं था, क्योंकि इंडियन मार्केट में कुछ और चीज़ें भी लॉन्च होने वाली थी। यस, इंडियन मार्केट में अब कुछ और चीज़ें भी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन बिलीव करो कि थम्स अप लोगों के दिल में छा गया ड्यू टू इज फीजी एंड स्ट्रॉन्ग टेस्ट। उसने लोगों का दिल जीतना चालू किया और ये क्योंकि इतना बेहतरीन था कि लोग इसी को रिकमेंड करते थे। और लेकिन फिर बाद में इंडियन मार्केट में एक एंट्री हो जाती है जो होती है पेप्सी की। यस, जो पेप्सी इज़ द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडियन मार्केट में आता है। अब पेप्सी जब इंडियन मार्केट में आता है तो ह्यूज कैपिटल के साथ आता है। वो खूब पैसे खर्चे करता है अब एडवर्टाइजिंग के लिए,
और लेकिन उस वक़्त थम्स अप के पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर सके। और कुछ समय के बाद कोला भी इंडियन मार्केट में आती है और आप देखोगे जो कोको कोला और पेप्सी के बीच में एक फाइटिंग चालू हो जाती एडवर्टाइजिंग में। ओके, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं थम्स अप थोड़ा सा पीछे रह जाता है बिकॉज उसके पास इतना कैपिटल नहीं था कि इनकी तरह वो बड़े बड़े ब्रांड ले सके। उस वक्त भी थम्स अप सिर्फ अपना जो एडवर्टाइजिंग उसका कुछ ऐसा था कि वो सिर्फ स्टंट्स वगैरह ही दिखाता था, अभी तक उसका कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था। आप देख सकते हैं पेप्सी और कोको कोला किस तरह आपस में लड़ रहे हैं मार्केट को गेन करने के लिए। और इसके बीच में हमारा जो थम्स अप था, उस थम्स अप का जो डाउनफॉल था वो तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एडवर्टाइजिंग करना चाहिए था थम्स अप ने, वैसा थम्स अप करने में असफल रहा। ओके, क्योंकि ये बहुत के बड़े कैपिटल के साथ आए थे और जब ये बहुत बड़े कैपिटल के साथ आए थे तो इन्होंने काफ़ी खर्चा किया अपने एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, लेकिन थम्स अप उतना नहीं कर पाया। आप आगे देखते फिर क्या होता है। ओके, फिर एक ऐसी खबर आती है कि जो रमेश चौहान है, इन्होंने थम्स अप को कोका कोला को बेच दिया है, डैट इज़ इन $60 मिलियन और ऑलमोस्ट 180 करोड़ ऑन दैट टाइम इन्होंने वो बेच दिया है। जब इनसे पूछा गया कि आपने उसे क्यों बेचा है तो इनका ये जवाब था कि मैं आज भी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने थम्स अप को सेल किया है, बिकॉज जो हमारा बिजनेस है वो कैश का है, हम ये इसका नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे लिए बेटर है कि हम इसको बेच देते हैं। लेकिन ये माना जाता है इसके पीछे कुछ और ही खेल था। ओके, कहीं ना कहीं प्रेशर था कि जो दो बड़ी कंपनी वो आपस में लड़ रही है और तीसरी कंपनी जो थम्स अप है उसके पास कहीं ना कहीं कैपिटल नहीं है, तो आगे जाके वो स्ट्रगल करेगी। लेकिन बाद में जब इसको कोको कोला ने टेक ओवर कर लिया, कोको कोला ने इसको ख़रीद लिया, उसके बाद में आप देखते हैं आज के तारीख में थम्स अप टॉप पे हैं, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर्स जैसे कि अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए और अभी रणवीर सिंह हो गए, इनको वो यूज़ कर रहा है और आज भी लोगों के दिल में थम्स अप ने एक अच्छी जगह बनाई है। लेकिन बिलीव करो, प्रकाश चौहान और रमेश चौहान का यही कहना था कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने थम्स अप को सेल कर दिया। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ थम्स अप। होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।